27 दिसंबर 1948 की रात दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान डगलस DC-3 मियामी से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भर रहा था। विमान में 125 यात्री और 9 क्रू सदस्य, कुल 134 लोग सवार थे। उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर लगभग 8,300 फीट की ऊंचाई पर विमान शांति से अपनी 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रात के 8:13 हुए थे। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट मिलर और उनके को पायलट सब कुछ सामान्य देख रहे थे, लेकिन अचानक सैन जॉन एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC के साथ उनका संपर्क कमजोर पड़ने लगा। कैप्टन मिलर ने रिपोर्ट किया कि उन्हें एक मामूली तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये उनकी आखिरी आवाज थी। इसके ठीक 10 सेकंड के अंदर विमान ATC के रडार से हमेशा के लिए गायब हो गया। विमान की आखिरी लोकेशन बरमूडा ट्रायंगल के ठीक बीच में थी। उस रात जो हुआ वो किसी तकनीकी खराबी से कहीं ज्यादा भयानक था। विमान दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह बरमूडा ट्रायंगल के एक ऐसे बवंडर में फंस गया था जिसके बारे में किसी ने ना कभी सुना था न कभी देखा था। पलक झपकते ही विमान के अंदर चीख पुकार मच गई। कैप्टन मिलर ने अपनी पूरी ताकत से प्लेन को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तूफान ने पूरे विमान को अपनी चपेट में ले लिया था और उसे किसी खिलौने की तरह घुमा रहा था। प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंपस, रडार सब कुछ बंद हो चुका था। विमान अब किसी इंसान के नियंत्रण में नहीं था। वो सिर्फ तूफान की रफ्तार से अंधाधुंध उड़े जा रहा था। लगभग आधा घंटा उस जानलेवा बवंडर में जूझने के बाद जब विमान तूफान से बाहर निकला तो चारों तरफ सिर्फ अंतहीन समंदर था। प्लेन के इंजन अभी भी काम नहीं कर रहे थे और वो धीरे धीरे नीचे की ओर गिर रहा था। तभी को पायलट की नजर सामने एक द्वीप पर पड़ी। वो एक अनजान, अनछुआ द्वीप था। सबको पता था कि उनकी मौत बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। विमान उस द्वीप पर मौजूद एक विशालकाय पुराने पेड़ से जा टकराया। पेड़ की सैकड़ों मोटी डालियों ने विमान को किसी जाल की तरह अपने अंदर फंसा लिया, और यही वो चमत्कार था जिसने 134 लोगों की जान बचा ली। विमान के पेड़ में फंस जाने से यात्रियों की जान तो बच गई, लेकिन ये एक दर्दनाक शुरुआत थी। विमान के अंदर से कराहने और रोने की आवाजें आ रही थीं। कैप्टन रॉबर्ट मिलर, जिनका सिर एक पैनल से टकरा गया था, होश में आते ही हरकत में आ गए। उन्होंने तुरंत लोगों को शांत कराया। विमान में सवार एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर एवलिन रीड ने बिना समय गवाए घायलों की देखभाल शुरू कर दी। कुल 10 लोग गंभीर रूप से घायल थे। किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर, तो 2 लोगों के सिर पर गहरी चोटें आई थीं। बाकी सभी लोग सदमे में थे, लेकिन सुरक्षित थे। जब सब धीरे धीरे विमान से नीचे उतरे तो उन्होंने महसूस किया कि वे कहाँ फंसे हैं। ये एक ऐसा द्वीप था जो किसी नक्शे पर मौजूद नहीं था। चारों तरफ घना जंगल, अजीबोगरीब पेड़ पौधे और एक अनजानी खामोशी थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी पानी। हर कोई प्यासा था, लेकिन पूरे द्वीप पर दूर दूर तक किसी नदी, झरने या साफ पानी के स्रोत का कोई निशान नहीं था। उनकी एकमात्र उम्मीद अब सिर्फ बारिश का पानी थी। कैप्टन मिलर ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए लोगों को समूहों में बांटा। एक समूह को विमान के मलबे से खाने पीने का सामान, दवाइयां और काम की चीजें निकालने का काम सौंपा गया। दूसरा समूह कैप्टन के साथ मिलकर रात गुजारने के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाने में जुट गया। उन्होंने विमान की टूटी हुई सीटों, धातु की चादरों और बड़े बड़े पत्तों का इस्तेमाल करके एक काम चलाऊ छत तैयार की, जो उन्हें रात की ठंड और संभावित बारिश से बचा सके। उस पहली रात जब वे एक दूसरे से सटकर बैठे थे तो उनके दिलों में एक ही सवाल था, क्या कोई उन्हें ढूंढने आएगा? क्या वे कभी इस अनजान जगह से बाहर निकल पाएंगे? दूसरे दिन की सुबह एक नई चुनौती लेकर आई, भोजन की कमी और आग जलाने की तकनीक। विमान से जो थोड़ा बहुत खाना मिला था वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। उन्हें द्वीप पर ही भोजन खोजना था, लेकिन कौन सा फल जहरीला है और कौन सा खाने लायक, ये जानने का कोई तरीका नहीं था। इसी कोशिश में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक अनजान फल खा लिया और कुछ ही घंटों में उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये द्वीप पर हुई पहली मौत थी जिसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद लोगों में डर और सीमित भोजन को लेकर पहला संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन कैप्टन मिलर और डॉक्टर एवलिन ने स्थिति को संभाला। उसी शाम एक किशोर लड़के ने, जिसे विज्ञान में रुचि थी, अपने चश्मे के लेंस का उपयोग करके सूरज की किरणों को सूखी पत्तियों पर केंद्रित किया। घंटों की मेहनत के बाद पत्तियों से धुएं की एक पतली लकीर उठी और फिर एक छोटी सी लौ जल उठी, आग। ये उनके लिए किसी जीत से कम नहीं थी। आग न केवल खाना पकाने के लिए जरूरी थी, बल्कि ये रात में जंगली जानवरों को भी दूर रख सकती थी। इसी बीच विमान में एक इंजीनियर आर्थर वेंस ने टूटे हुए रेडियो को ठीक करने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद वो एक कमजोर सिग्नल भेजने में कामयाब हुआ।
उसने अपनी आखिरी लोकेशन और मदद का संदेश भेजा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी थी और संपर्क का एकमात्र जरिया भी टूट चुका था। दिन बीतते गए। जब 10 दिन बाद भी बचाव का कोई संकेत नहीं मिला, तो 4 लड़के और एक लड़की का सब्र जवाब दे गया। एक रात जब सब सो रहे थे, वे चुपके से विमान के मलबे से बनी एक छोटी सी नाव लेकर समुद्र में उतर गए। वे फिर कभी लौटकर नहीं आए। उनका क्या हुआ, वे कहाँ गए, ये एक रहस्य बनकर रह गया। उन 5 लोगों के जाने के बाद बचे हुए लोगों को एहसास हो गया कि उन्हें लंबे समय तक यहीं रहना पड़ेगा। कैप्टन मिलर ने सबको इकट्ठा किया और एक स्थायी व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा। काम का बंटवारा किया गया। एक टीम रोजाना भोजन और फल इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाती। दूसरी टीम आश्रय को और मजबूत बनाने और उसकी मरम्मत करने का काम करती। डॉक्टर एवलिन और कुछ अन्य लोगों ने घायलों और बीमारों की देखभाल का जिम्मा संभाला। दूसरी ओर अमेरिकी सरकार ने विमान को खोजने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। अटलांटिक महासागर के चप्पे चप्पे को छान मारा गया, लेकिन विमान का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। 1 सप्ताह की लगातार खोज के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तो अभियान धीमा पड़ गया। इसी बीच द्वीप पर बचे हुए लोगों ने जीने की कला सीखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने द्वीप के पत्थरों और विमान की धातु को घिस-घिस कर चाकू और भाले जैसे औजार बनाए। सबसे बड़ी चुनौती द्वीप के जंगली सुअर थे, जो झुंड में रहते थे और रात में उनके शिविर पर हमला कर देते थे। विमान में एक शिकारी ट्रेनर भी था, जिसने लोगों को भाला चलाना और जाल बिछाना सिखाया। कई दिनों की योजना और अभ्यास के बाद उन्होंने अपने पहले जंगली सुअर का शिकार किया। ये एक भयानक और भावनात्मक क्षण था। शिकार के दौरान 2 लोग घायल हो गए, लेकिन जब वे उस शिकार को लेकर शिविर में लौटे, तो ये सिर्फ भोजन नहीं था, ये उनकी एकता और दृढ़ निश्चय की जीत थी। उन्होंने द्वीप के किनारे टूटे हुए नारियल के तनों से रेत पर बड़े-बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा, इस उम्मीद में कि शायद कोई गुजरता हुआ जहाज या विमान इसे देख ले। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है? उस दर्द और संघर्ष को महसूस कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो प्लीज 1 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही और सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, कमेंट सेक्शन के बगल में एक नया हाइप बटन आया है। अगर कहानी सच में दिल को छू रही है, तो उसे भी जरूर दबाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस दर्दनाक सफर पर। 6 महीने बीत चुके थे। बाहरी दुनिया के लिए NC-16002 विमान और उसमें सवार 134 लोग एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गए थे। $45 मिलियन खर्च करने के बाद अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया और सभी को लापता घोषित कर दिया। उनके परिवार वालों को बता दिया गया कि अब उनके प्रियजनों के लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन यहाँ इस अनजान द्वीप पर एक नया समुदाय जन्म ले रहा था। जो लोग गंभीर रूप से घायल थे, वे डॉक्टर एवलिन की देखभाल में धीरे-धीरे ठीक हो रहे थे और छोटे-मोटे कामों में हाथ बटाने लगे थे। लेकिन इस दौरान बीमारी और निराशा के कारण कुछ और लोगों की मौत हो गई। बचने का कोई रास्ता ना देखकर कई लोग मानसिक रूप से टूट गए थे और उन्होंने दम तोड़ दिया। अब द्वीप पर केवल 114 लोग बचे थे। उन्होंने अपने मृतकों को सम्मान के साथ दफनाना शुरू किया और एक दूसरे का मानसिक सहारा बने। रात में जब सब आग के चारों ओर इकट्ठा होते, तो वे अपने पुराने जीवन की कहानियां सुनाते, गाने गाते। लगभग 1.5 साल बाद द्वीप पर पहली बार किसी बच्चे की किलकारी गूंजी। एक युवा जोड़े के यहाँ एक स्वस्थ बेटे का जन्म हुआ। उस बच्चे का जन्म द्वीप पर मौजूद हर इंसान के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। 2 साल बीत गए। इस दौरान उन्होंने द्वीप पर जीना सीख लिया था। उन्होंने छोटी-मोटी खेती शुरू कर दी थी और मछली पकड़ने के नए-नए तरीके ईजाद कर लिए थे। लेकिन सभ्य दुनिया में लौटने की इच्छा अभी भी उनके दिलों में चल रही थी। इंजीनियर आर्थर वेन्स के नेतृत्व में सभी ने मिलकर एक बड़ी नाव बनाने का फैसला किया। ये उनका सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने विमान के टुकड़ों, लकड़ी और बेलों का उपयोग करके एक बड़ी मजबूत नाव तैयार की। जिस दिन उन्होंने नाव को समुद्र में उतारा, वो किसी त्योहार से कम नहीं था। 25 सबसे मजबूत और अनुभवी लोगों को उस नाव पर सवार किया गया, इस वादे के साथ कि वे मदद लेकर वापस लौटेंगे। नाव द्वीप से कुछ मील दूर तक तो ठीक चली, लेकिन फिर मौसम ने अपना असली रूप दिखाया। अचानक आसमान में काले बादल घेर आए और एक भयानक तूफान ने उनकी नाव को घेर लिया। ऊंची-ऊंची लहरों ने नाव को पलट दिया। उनमें से कुछ ही लोग तैरकर किसी तरह वापस द्वीप के किनारे पहुंच पाए, लेकिन उस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई। ये द्वीप पर अब तक का सबसे बड़ा झटका था। पहले ही बीमारी और निराशा से 15 लोग मर चुके थे और अब इस हादसे ने 16 और जानें ले लीं। कुल मिलाकर 31 लोगों की मौत हो चुकी थी और 5 पहले ही भाग गए थे।
अब द्वीप पर केवल 82 लोग बचे थे। इस घटना ने उनके बचने के विश्वास को चकनाचूर कर दिया। कई लोगों ने मान लिया कि यही द्वीप उनकी कब्र बनेगा और यहां से निकलने की कोशिश करना मौत को दावत देना है। 5 साल गुजर चुके थे। जो बच्चे द्वीप पर पैदा हुए थे उनके लिए यही उनकी दुनिया थी। उन्होंने कभी कार, बिजली या शहर नहीं देखे थे। बड़े लोग उन्हें अपनी पुरानी दुनिया की कहानियां सुनाते, जो उन बच्चों के लिए किसी परी कथा से कम नहीं थी। लेकिन समय के साथ समाज में दरारें पड़ने लगीं। द्वीप के प्राकृतिक संसाधन जैसे कि एक खास किस्म के फलदार पेड़ और छोटे जानवर कम होने लगे थे। भोजन की कमी ने लोगों के बीच तनाव पैदा किया। अब वे 2 गुटों में बंट गए थे। एक गुट, जिसका नेतृत्व कैप्टन मिलर कर रहे थे, वे अभी भी मानता था कि उन्हें किसी भी कीमत पर यहां से निकलने की कोशिश करते रहना चाहिए। दूसरा गुट, जिसका नेतृत्व एक हताश व्यक्ति कर रहा था, का मानना था कि यही उनकी नियति है और उन्हें बाहरी दुनिया को भूलकर इसी द्वीप पर बस जाना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलने की हर कोशिश सिर्फ मौत लेकर आई थी। इसी बीच भोजन की तलाश में एक खोजी दल द्वीप के अंदरूनी हिस्से में गया, जहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्हें किसी प्राचीन टूटी फूटी सभ्यता के खंडहर मिले और उन्हें खंडहरों के पास एक गुफा के अंदर उन्हें एक इंसान का कंकाल मिला। कंकाल के पास धातु का एक छोटा जंग लगा टुकड़ा था, जो किसी पुराने विमान का हिस्सा लग रहा था। ये इस बात का सबूत था कि वे इस द्वीप पर फंसने वाले पहले लोग नहीं थे। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य और भी गहरा हो गया था। क्या इस द्वीप का कोई श्राप था? क्या यहाँ आने वाला हर कोई यहीं मर जाता है? इन सवालों ने उन्हें और भी डरा दिया। 7 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों में तनाव, भोजन की कमी और बीमारियों के कारण 16 और लोगों की मौत हो गई। अब उनकी संख्या घटकर सिर्फ 82 रह गई थी। लोग जीने की उम्मीद लगभग छोड़ चुके थे। वे बस दिन काट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि चीजें इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकती, लेकिन वे गलत थे। 8वें साल की एक दोपहर द्वीप पर एक भयानक चक्रवात आया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने उनके लंबे समय की मेहनत से बनाए गए बसेरों और छोटी मोटी फसलों को तहस नहस कर दिया। उन्होंने जो कुछ भी बनाया था, सब कुछ बिखर गया। उनके जीने का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। वे खुले आसमान के नीचे भीगते हुए, कांपते हुए बैठे थे और सोच रहे थे कि शायद अब अंत आ गया है। चक्रवात के ठीक कुछ हफ्ते बाद, जब वो अभी उभरने की कोशिश ही कर रहे थे, द्वीप एक जोरदार भूकंप से कांप उठा। जमीन ऐसे हिल रही थी जैसे फट जाएगी। पहाड़ टूट टूट कर गिरने लगे और पेड़ जड़ से उखड़ गए। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। ये भूकंप विनाशकारी था, लेकिन अनजाने में ये उनके उद्धार का कारण बनने वाला था। भूकंप के कारण विमान का जो मलबा सालों से एक ही जगह पड़ा था, वो अपनी जगह से खिसक गया और उसके नीचे दबे कुछ तार और उपकरण बाहर आ गए। किसी को नहीं पता था कि ये छोटी सी घटना उनकी 9 साल की पीड़ा का अंत लिखने वाली है। भूकंप के कुछ दिन बाद जब सब कुछ शांत हुआ, तो इंजीनियर आर्थर वेन्स यूं ही टूटे हुए मलबे का निरीक्षण कर रहा था। तभी उसकी नज़र विमान के उस रेडियो पर पड़ी जो अभी एक अलग कोण पर पड़ा था। उसी समय वैज्ञानिकों के अनुसार एक तीव्र सौर तूफान, जिसे सोलर फ्लेयर कहते हैं, उठा, जिसने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित किया। ये एक दुर्लभ खगोलीय घटना थी। शायद इसी घटना के कारण या भूकंप से हिले तारों के जुड़ जाने से एक चमत्कार हुआ। आर्थर ने जब यूं ही रेडियो का एक स्विच दबाया, तो उसमें से एक हल्की सी खरखराहट की आवाज आई। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने कांपते हाथों से बैटरी के बचे कुचे तारों को जोड़ा और 9 साल में पहली बार रेडियो की हरी बत्ती जल उठी। उसने तुरंत माइक उठाया और एक कांपती हुई आवाज में कहा, मेडे मेडे मेडे, ये फ्लाइट NC-16002 है। क्या कोई सुन रहा है? हम जिंदा हैं। हम 9 साल से एक द्वीप पर फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ मियामी के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक ऑपरेटर ने जब ये संदेश सुना, तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि ये कोई मजाक है, लेकिन जब आर्थर ने विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर, कैप्टन का नाम और उड़ान की तारीख बताई, तो पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। अमेरिकी सरकार ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया। उस समय सैटेलाइट तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी कि वे लोकेशन को ट्रैक कर सकें। उन्हें बस इतना पता था कि विमान बरमूडा ट्रायंगल के आसपास कहीं है। उन्होंने उस पूरे इलाके के एक एक द्वीप को फिर से छानने का फैसला किया। दूसरी ओर द्वीप पर मौजूद लोगों में आशा की एक नई किरण जाग उठी थी। वे दिन रात एक बड़ी आग जलाकर धुआं करते रहते, ताकि बचाव दल उन्हें देख सके। 9 साल, पूरे 9 साल बीत चुके थे। एक सुबह जब द्वीप के बचे कुछ 82 लोग सोकर उठे, तो उनमें से एक ने दूर क्षितिज पर एक छोटा सा धब्बा देखा। वो धब्बा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो एक जहाज था। वो एक अमेरिकी नौसेना का जहाज था जो उनकी तलाश में आया था।
उस जहाज को देखते ही 9 साल का दबा हुआ दर्द, पीड़ा और इंतजार सब कुछ आंसुओं के सैलाब में बह निकला। लोग खुशी से चीख रहे थे, रो रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। वे रेत पर दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे, हम बच गए, हम बच गए। जब बचाव दल द्वीप पर उतरा तो वे वहां का दृश्य देखकर सन्न रह गए। जिन्हें दुनिया 9 साल पहले मृत मान चुकी थी, वे आज उनके सामने खड़े थे, थके हुए, कमजोर लेकिन जिंदा। उनकी वापसी की कहानी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये मानव सहन शक्ति और जीवित रहने की इच्छा की एक अविश्वसनीय कहानी थी। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों के लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, वे आज उनसे मिल रहे थे। वो पल इतने भावुक थे कि उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अमेरिका में ये कहानी एक किंवदंती बन गई, जो आज भी लोगों के दिलों में बसी है। ठीक 1 साल बाद 1958 में प्रसिद्ध लेखक जेम्स बाल्डविन ने इन बचे हुए लोगों के अनुभवों पर आधारित एक किताब लिखी, जिसका नाम था लॉस्ट इन दी एको, द 9-year सर्वाइवल ऑफ फ्लाइट NC-16002। ये किताब अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बनी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये 82 आत्माओं की दर्दनाक दास्तान थी, जिन्होंने 9 साल तक मौत को मात दी और हमें सिखाया कि उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी सबसे घने अंधेरे को चीर सकती